पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर खुफिया ब्यूरो यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार के पूर्व सूचना न मिलने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए खुफिया ब्यूरो ने मोदी की हुंकार रैली पर हमले के अलर्ट वाला पत्र भी जारी किया। ये अलर्ट 23 अक्टूबर को जारी किया गया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पटना के सीरियल विस्फोट में इंडियन मुजाहिदीन के भटकल ग्रुप का हाथ होने के पुष्ट संकेत मिले हैं। बिहार के डीजीपी अभय आनंद ने भी माना है कि आईएम की जानकारी दी गई थी। सिलसिलेवार बम धमाकों की चेतावनी मिल चुकी थी। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने इस अलर्ट के हवाले से नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने रविवार को धमाकों के बाद राज्य के अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर बयान दिया था। पटना में हुंकार रैली के दौरान हुए बम धमाकों को लेकर बीजेपी अब आक्रामक मूड में आ गई है। इन धमाकों को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बीजेपी आज देश भर में करीब 2 दर्जन जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें लोगों को इस सीरियल ब्लास्ट के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। बीजेपी अपने स्टैंड से नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने रैली में हुए बम विस्फोटों को सीधे अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से जोड़ा है। बीजेपी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार और केंद्र सरकार का आतंकवाद के प्रति नरम रुख पर हमला करेगी और सुरक्षा में खामियां और कमी को लोगों को बताएगी। बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई राज्यों की राजधानी में होगी, जिसमें पटना, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, चेन्नई, रायपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और अहमदाबाद शामिल हैं। पटना ब्लास्ट के आरोपी इम्तियाज के घर वाले कैमरे के सामने आए और अपनी चुप्पी तोड़ी। इम्तियाज के बड़े भाई मोहम्मद अख्तर हुसैन ने मीडिया के कैमरे के सामने अपनी बात रखी। इम्तियाज के बड़े भाई मोहम्मद अख्तर ने कहा है कि हम लोग 6 भाई हैं। इम्तियाज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में कभी उसे पता ही नहीं चला। 6 भाई हैं। वो आता है, कब आता है, क्या करता है, नहीं करता है, उतना अगर मान लीजिएगा जानकारी रहता तो इतना दूर तक पहुँचने नहीं देते हम लोग। 6 भाई हैं। इम्तियाज के भाई ने कहा कि इम्तियाज ने 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की और उसकी उम्र 27 से 28 साल के करीब है। अगर उसने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। शायद फार्म भरा था करीब हमको लगता है 27-28 साल पर वो गलत किया है तो उसको गलत का सजा जो प्रशासन उसको जो देना चाहे दे। हम लोग की तरफ से कोई अथी नहीं है। इम्तियाज के भाई ने कहा कि जहां तक उसके साथियों के घर पर आने की बात है तो हम लोगों के सामने उससे मिलने कोई नहीं आता था और ना ही उससे कोई बातचीत होती थी। इम्तियाज के बड़े भाई मोहम्मद अख्तर ने कहा है कि जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और सामान बरामद कर ले गई तब जाकर उसे सारी बातों का पता चला। हुंकार रैली के दौरान हुए धमाके को लेकर सुशील मोदी का बड़ा खुलासा। पटना में हुए धमाके में मोदी को जान से मारने की साजिश रचे जाने की आशंका जाहिर की। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आज पटना का दौरा नहीं करेंगे। सोमवार को आईबी प्रमुख से जानकारी मिलने के बाद हालात का जायजा लेने पटना जाने वाले थे गृह मंत्री। राज्य में रची गई पटना ब्लास्ट की साजिश। झारखंड पुलिस का दावा, पटना में पकड़े गए आईएम आतंकी इम्तियाज का खुलासा। मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने के लिए हुए ब्लास्ट। जांच के लिए रांची पहुंची एनआईए की टीम। पटना में सिलसिलेवार धमाके को लेकर सबूतों की तलाश में गांधी मैदान की खाक छान रही है एनआईए और एनएसजी की टीम। पटना ब्लास्ट केस में इम्तियाज और तारिक को हिरासत में लिया गया है। इनकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक तहसीन उर्फ मोनू धमाके के वक्त पटना में मौजूद था। पटना में हुए बम धमाके के बाद अब मुंबई पुलिस भी आतंकियों से निपटने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। न्यूज 24 के हाथ एक अहम सर्कुलर लगा है जो मुंबई पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इस सर्कुलर में साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अपने प्राइवेट गाड़ी में पुलिस के लोगों का इस्तेमाल न करे, क्योंकि आतंकी इसका फायदा उठाकर आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह सर्कुलर भेजा है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कई बार पुलिस को लोगों का इस्तेमाल कर अपराध किया जाता है, जिसके चलते ही एहतियातन कदम उठाया गया है। लखनऊ में भी पटना ब्लास्ट से सबक लेते हुए हाई प्रोफाइल रैलियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। यूपी में वीआईपी रैलियों के मद्देनजर उसकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिए हैं। यूपी में होने वाली वीआईपी रैलियों में सुरक्षा का जिम्मा 3 से 4 एसपी रैंक के अधिकारियों पर होगा। इसके अलावा 20 डीएसपी, 80 सब इंस्पेक्टर और 300 कांस्टेबल होंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज एक मंच पर नजर आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में दोनों नेता मंच साझा करेंगे। संग्रहालय का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी ने किया है। सोसाइटी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री दिनशा पटेल ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें समारोह में आमंत्रित किया। समारोह के आमंत्रण पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। संग्रहालय के उद्घाटन के 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी सरदार सरोवर बांध के पास देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर अक्षर पटेल की विरासत की उपेक्षा करने और नेहरू गांधी वंश परंपरा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। टू स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने वाली जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को सौंपी जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चा को 6 पार्टियों की तरफ से दिए गए असहमति नोट के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसने इसे विरोधाभासों का गट्ठर बताया है। इस रिपोर्ट को संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के पटल पर रखे जाने की संभावना है, जो दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो रही है। समझा जा रहा है कि चाकू ने भाषा को दुरुस्त करने के लिए 6 असहमति नोटों में 5 का एडिट करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक इसकी भाषा असंसदीय थी। बीजेपी ने अपनी असहमति नोट में कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को जेपीसी के सामने बयान देना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और इस दौरान ही सीबीआई के सीलबंद लिफाफे में पेश की गई नई प्रोग्रेस रिपोर्ट का अवलोकन भी किया जाएगा। सीबीआई ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच के लिए अपने जांच दल में एक और अधिकारी को शामिल किए जाने की मांग की है, जिसकी अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि कई करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच कर रहे दल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में ये याचिका दायर की। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि मौजूदा जांच दल में एक और अधिकारी को शामिल करने के पीछे की वजह का खुलासा एक सीलबंद लिफाफे में किया गया है। सीबीआई ने 22 अक्टूबर को अपनी नई प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, उनकी कंपनी हिंडाल्को और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बारे में जानकारी हो सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव का बीती रात निधन हो गया। रात करीब 12 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली में राजेंद्र यादव का निधन हुआ। काफी लंबे समय से राजेंद्र यादव बीमार चल रहे थे। राजेंद्र यादव प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादक थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध कहानियों में अपनी छाप छोड़ी। राजेंद्र यादव 84 साल के थे और नई कहानी के प्रवर्तक भी रह चुके हैं। राजेंद्र यादव देश के जाने माने साहित्यकारों में जाने जाते थे और कहानी के लिए राजेंद्र यादव ने सृजन को नई दिशा दी। 2 दिनों पहले ही दूरदर्शन की पत्रिका का उन्होंने लोकार्पण किया था। दो बहनों से रेप मामले में सूरत में नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। नारायण साईं अभी तक फरार है। गुजरात पुलिस कई राज्यों की मदद से नारायण साईं की तलाश कर रही है। सूरत की 2 बहनों में छोटी बहन ने रेप के मामले में फंसे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई थी। आरुषि हेमराज मर्डर केस में बचाव पक्ष की ओर से आज अंतिम बहस हो सकती है। ये बहस सोमवार को होनी थी, लेकिन ये शुरू ही नहीं हो सकी, जिसके बाद आज की तारीख बहस के लिए मुकर्रर की गई। आरुषि हेमराज मर्डर केस में बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पर सुनवाई शुरू होने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने केस में सीबीआई द्वारा 2 थ्योरी बनाने की बात उठाई थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि सीबीआई पहली थ्योरी से इंकार करते हुए दूसरी थ्योरी पर केस को चला रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने लगाया जुर्माना। मानहानि के केस पेश नहीं होने के कारण 5,000 रुपए का जुर्माना। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ शीला दीक्षित के केस के दर्ज कराया था केस। अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मानहानि का केस। आरोप तय किए गए। अगली सुनवाई 18 जनवरी को। शीला दीक्षित के सचिव पवन खेरा ने की है शिकायत। राम जेठमलानी ने बीजेपी पर ठोका 50 लाख रुपए के मानहानि का मुकदमा। 28 मई को पार्टी से निष्कासित करने के खिलाफ मुकदमा। 31 को सुनवाई की तारीख मुकर्रर। गोदा दंगों में जाकिर जाफरी की अर्जी पर अहमदाबाद कोर्ट 2 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। मोदी को क्लीन चिट के विरोध में डाली थी अर्जी। एसआईटी ने दी थी क्लीन चिट।
कैश पर वोट मामले में 6 नवंबर तक टली सुनवाई। अमर सिंह पर तय होने थे आरोप। बीजेपी के 2 लीडरों पर होने हैं आरोप तय। केंद्रीय मंत्री के चिरंजीवी सोमवार को आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा उन्होंने किया। इस दौरान चिरंजीवी अचानक बाढ़ के पानी में गिर गए। काकीनाडा के अंजानिया नगर में चिरंजीवी एक नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वो पानी में गिर गए। भारी बारिश से आंध्र के तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसके बाद ही चिरंजीवी इलाके का दौरा करने गए थे। सुरक्षा कर्मियों की मदद से उन्हें पानी से बाहर निकाला गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मौद्रिक नीति पेश करने से पहले रेपो रेट को कुछ और बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं। रघुराम राजन ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब भी अपेक्षा से ज्यादा है। रघुराम राजन ने कहा है कि ऐसे में जरूरत इस बात की है कि महंगाई को काबू में रखने के कदम ही मौद्रिक नीति में उठाए जाएं ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके।